नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजभाषा और आपात उपबंध, इन दोनों के क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे अभी तक विभिन्न पेपरों में पूछे गए हैं, उनको कवर करने वाले हैं। ये हमारी संविधान की 19वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हम युक्ति सार संग्रह को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इस किताब में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज यहाँ पर संकलित किया गया है। यानी हर टॉपिक से आपके क्या क्या क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो सब इस किताब में आपको दिए गए हैं। तो टॉपिक वाइज हम उनको कवर कर रहे हैं और आज हम संविधान की 19वीं क्लास पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम आज राजभाषा और आपात उपबंध के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? वो है 8वीं अनुसूची। इसको ध्यान रखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो जो 8वीं अनुसूची है भाषाओं से संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं इसमें, और इनकी संख्या वर्तमान में 22 है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें भाषाओं की संख्या 14 थी, बाद में बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई? 22 हो गई। भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया है? देखिए, 3 बातें आपसे पूछता है। भाषा से संबंधित आपकी अनुसूची बताइए, भाषा से संबंधित आपका अनुच्छेद बताइए और भाषा से संबंधित संविधान का भाग बताइए। अगर अनुसूची पूछेगा मान्यता प्राप्त भाषाएं किस में हैं, आप कहेंगे अनुसूची 8 में है। राजभाषा संबंधी प्रावधान किस में है? आर्टिकल 343 से लेकर 351 में है। और भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? तब आप कहेंगे भाग 17। ठीक है, इन तीनों को याद रखेंगे। तो राजभाषा संबंधी प्रावधान 343 से 341। भारत की राजभाषा क्या है? सही आंसर है हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी लैंग्वेज राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल हिंदी है जिसको आपकी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संघ की, केंद्र की जो आधिकारिक भाषा है इस रूप में प्राप्त है दर्जा हिंदी को। यह एक राजभाषा है। कई बार क्वेश्चंस बनता है पेपर में कि हिंदी को आप संविधान में किस रूप से वर्णित करेंगे? हिंदी हमारी राजभाषा है या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो आप कहेंगे राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343 के पहले पार्ट के तहत दिया गया है। ठीक है, हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान करी गई है? देखिए, हमारी राजभाषा है हिंदी। जब शुरुआत में संविधान लागू हुआ तो डिसाइड किया गया सारे कार्य भी हिंदी में किए जाएंगे। अब क्योंकि अंग्रेजों ने 200 साल तक लगभग यहाँ पे शासन किया था, 200 साल तक अंग्रेजी भारत की प्रमुख लैंग्वेज बनी रही, तो अचानक से अंग्रेजी को हटाना भी दिक्कत का काम होता। तो उस समय ये डिसाइड किया गया कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों बने रहेंगे और 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी को शासकीय प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 15 वर्ष पूरे हुए 1965 के आसपास इसको दोबारा से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में कब तक की अनुमति है? अनिश्चित काल के लिए। किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है राज्य के विधानमंडल को। जो राज्यों का विधानमंडल होता है यानी विधानसभा और विधान परिषद, उनको अधिकार है वो अपनी राज्य की किस भाषा को राजभाषा बनाना चाहते हैं। किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो वो है जम्मू कश्मीर। हालांकि अब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का दर्जा था उसे खत्म कर दिया गया है, फिलहाल यह केंद्र शासित प्रदेश है। डोंगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोंगरी भाषा आपके जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संशोधन के तहत।
1967 में यह संवैधानिक संशोधन होता है जिसके तहत सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो देखिए, आर्टिकल 344 किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग से। और पहला राजभाषा आयोग 1955 में बना जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है और ये सारे के सारे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा प्रीवियस ईयर के अलग अलग पेपरों में जो आपके एमसीक्यूज आए हैं उन्हीं को यहाँ पर वन लाइनर के रूप में संकलित किया है। साथ में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको इनको और आसानी से समझा सकूं ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? यानी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी राज्य कोशिश करेगा कि वो उसे मातृभाषा में प्राप्त करवा सके जो छात्र हैं। तो ये कहता है आर्टिकल 350A। तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में करानी चाहिए, कौन कहता है? 350A कहता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली इन भाषाओं का समावेश किया गया? तो देखिए, 4 भाषाएं हैं, इनको जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। यह संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसको आपने याद करना है, ठीक है। इन चारों को किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया? 92। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पुराना क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को। 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? परिशिष्ट यानी कि जो अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में यानी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं हमारी 22। ये भी आता है बार बार। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? तो अभी हमने ऊपर देखा था जो आपकी 4 भाषाएं थी जिसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली शामिल है। तो कब जोड़ा गया है? 2003 के तहत संथाली को जोड़ा गया। 92वां अमेंडमेंट किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किसमें कहा गया है? 350A में कहा गया है, यानी क में कहा गया है। और देखिए, इस प्रकार के ऑप्शन आते, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला होगा, 50 होगा या 50A होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? यह क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी थी शुरुआत में? तब आप कहेंगे 14। वर्तमान में यह है आपके 22 यहां पर होगा, ठीक है। 22 ऑप्शन में नहीं है, तो 22 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2003 के पहले यहां पर जो भाषाएं थी वो 18 थी, उस हिसाब से आंसर दिया गया है, लेकिन आपने 22 को याद करना है। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, वही बात यहां पर लिखी गई है, ठीक है। अब कितनी हो गई है? 22 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपात उपबंध। तो राजभाषाओं से संबंधित हमने भाषाएं देखी, किसको कब जोड़ा गया, आर्टिकल्स देखे, भाग देखे, अनुसूची देखी। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखा। अब हम आपात उपबंधों से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो देखिए, भारत के संविधान में 3 प्रकार की इमरजेंसीज के बारे में बताया गया है। पहली इमरजेंसी, अगर भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो या भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, विदेशी आक्रमण हो जाए, तब एक आपातकाल लग सकता है। या भारत के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो लग जाएगा। ये 2 कंडीशन इस वाले के अंतर्गत। जो दूसरी कंडीशन है, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, सरकार बनाना मुश्किल हो जाए, तो वहां पर इमरजेंसी लग सकती है। और तीसरा होता है अगर वित्तीय आपातकाल आ जाए, पैसे की कमी काफी ज्यादा हो जाए। जो पहला वाला आपातकाल है जहां पर विदेशी आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह, यह है आपका आर्टिकल 352 जिसके तहत इमरजेंसी लगती है। दूसरा, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल होता है, उसी को कहते हैं आर्टिकल 356 जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360।
तो ये 3 आपातकाल के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के लिए इस्तेमाल होता है, राष्ट्रपति शासन 356 के लिए इस्तेमाल होता है और वित्तीय आपात 360 के लिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत राष्ट्रपति करेगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो हमारे देश में पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी ये 1962 में लगी थी। डेट सहित आपने याद करनी है, 26 अक्टूबर 1962 को पहली इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, ये लगी थी 352 के तहत और ये था विदेशी आक्रमण के आधार पे जब चाइना के साथ हमारा युद्ध चल रहा था। देश में दूसरी बार जो आपातकाल लगा वो 3 दिसंबर 1971 को लगा, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश का निर्माण किया गया। तो ये भी क्या था? विदेशी आक्रमण के आधार पे था, दोनों के दोनों। ठीक है, जो तीसरा आपातकाल था वो 25 जून को लगा था 1975 में और ये वाले आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहते हैं क्योंकि ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था। पहले 352 के तहत आंतरिक अशांति शब्द था वहां पर कि इसके आधार पर आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। जब इंदिरा गांधी ने इसके आधार पर इमरजेंसी लगाई, बाद में जब जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 में, वो इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा देते हैं और सशस्त्र विद्रोह को जोड़ देते हैं ताकि आसानी से इमरजेंसी ना लगाई जा सके। तो तीनों इमरजेंसीज की आपको डेट याद करनी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल है? तो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ऊपर मैंने आपको डिटेल में बताया। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, युद्ध आधार हो सकता है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह भी है, लेकिन जो आंतरिक अशांति को खतरा है ये आपातकाल लगाने का आधार नहीं हो सकता। हालांकि जो 1975 में लगा था वो इसी आधार पे लगा था, आंतरिक अशांति के आधार पे। लेकिन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं, 44वां संविधान संशोधन होता है जिसके तहत इस आंतरिक अशांति, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था किस प्रकार की अशांति, तो इसको हटा दिया गया और इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकता है? यदि खतरा हो बाहरी आक्रमण का, यदि सशस्त्र विद्रोह हो जाए हमारे देश के अंदर। तो पहला और तीसरा, ऑप्शन डी हमारा यहां पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन दोनों पर नहीं लगता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब करी थी? तो राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी कब लगाई गई थी? हमने कहा तीसरी बार 25 जून 1975 को। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर करी? पहले जो 2 बार लगी वो तो बाहरी युद्ध के कारण लगी थी, लेकिन जो तीसरी वाली थी जो सबसे ज्यादा विवादित है वो है आंतरिक अशांति के कारण 1975 में। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब पहली इमरजेंसी लगी देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो कब रखा जाना आवश्यक है? 1 महीने के अंदर। अगर नेशनल इमरजेंसी आपने लागू कर दी, 1 महीने के अंदर अंदर आपको सदन से पारित करवाना होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा कितनी है? तो नेशनल इमरजेंसी की कोई सीमा यहां पर नहीं है, कितने भी समय तक ये बनी रह सकती है। ठीक है, हालांकि टाइम पर आपको इसको संसद से पारित करवाना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो संघीय प्रकृति वैसे ही बनी रहती है जैसे आपातकाल से पहले होती है, यानी केंद्र शक्तिशाली रहता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। कब करते हैं? जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो तब वो कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि सिफारिश के आधार पे भी कर देंगे, लेकिन 1978 में चेंज किया गया कि जब उनको लिखित निर्णय मिलेगा, लिखित में उनको मिलेगा इमरजेंसी का, तब वो लगाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लागू होता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
जो नेशनल इमरजेंसी है उसे भी राष्ट्रपति घोषित करता है, लेकिन मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। जो राष्ट्रपति शासन है यह भी राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, उनके द्वारा लगाया जाता है, ऑर्डर वो जारी करेंगे, लेकिन यहां पर सिफारिश होगी राज्य के राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन है यानी वहां पर कौन शासन करेगा? राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यह शासन करेंगे। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर किन कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक प्रणाली को छोड़कर राज्य के अंदर जितने व्यवस्था है शासन की वो सब कहां चली जाएंगी? केंद्र के पास चली जाएंगी। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था, पंजाब में लगा था, इसे उस समय पेप्सू कहा जाता था। ठीक है। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो सबसे ज्यादा लंबा समय रहा है जम्मू कश्मीर में। संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपात 360 में लगता है। ऊपर मैंने आपको तीनों साथ में एक्सप्लेन करे थे। कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो अभी तक भारत में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार हुई है? तो देखिए, वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कभी भी नहीं हुई है। जो हमने कहा 3 आर्टिकल्स हैं आपातकाल के, 352 है, 356 है और 360 है। 352 अभी तक केवल 3 बार लगा है, हमने ऊपर देखा, 2 बार युद्ध के कारण, 1 बार आंतरिक के कारण। 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हर राज्यों में लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता ही रहता है समय समय पर। 360 का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है युक्ति सार संग्रह, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से, जैसे आपात उपबंध से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं पेपर में, वो सब आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। ऐसे ही हमने हिस्ट्री को भी कवर किया है, प्राचीन और मध्यकालीन को कवर कर चुके हैं। संविधान के बाद ही अब आधुनिक को शुरू करेंगे। आधुनिक के हमारे 3 क्लासेस हो चुके हैं अब, लेकिन क्योंकि हमारी साथ में एनसीईआरटी भी चल रही है तो एनसीईआरटी के साथ अभी संविधान को चलाएंगे। इसके बाद फिर आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।